मेरा नाम है अनु वर्मा। मैं स्वागत करता हूं आपका केआरवी इमिग्रेशन कंसल्टिंग में। केआरवी इमिग्रेशन कंसल्टिंग एक कैनेडियन कंपनी है जो कि सीआईसीसी से रेगुलेटेड है। जिस सीआईसीसी को आप सीआईसीसी के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। सीआईसीसी हमारी रेगुलेटरी बॉडी है जो हम आरसीआईसीस को लाइसेंस करती है, हमें रेगुलेट करती है। वेयर एज सीआईसी जो है वो आईआरसीसी का पुराना फॉर्मर नेम हुआ करता था। चलिए अब हम ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए आते हैं आज के टॉपिक पे। बेसिकली मुझे इट हैज़ बीन क्वाइट अ फ्यू मंथ्स दैट आई हैव बीन रिसीविंग कॉल्स दैट बच्चे मेरे को बताते हैं कि उनके जो स्टडी परमिट की एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई है, उनके थर्ड टाइम रिजेक्शन आ गई है, या फिर उन पे सब सेक्शन 216 के ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट किया गया है। तो कई बारी जो रिजेक्शन है वो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए डिप्रेसिंग मैटर रहता है। आपको इतनी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको काफ़ी कुछ रिजेक्शंस के बारे में पता लग जाएगा। एंड समटाइम्स अगर मैं आपको सच बताऊं तो सिर्फ ऑफिसर ही इतना स्ट्रिक्ट होता है कि वो आप उसको कितने भी अच्छे डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर दीजिए, देयर इज़ ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ गैप दैट यू विल ऑलवेज लीव। तो हमारा काम एज आरसीआईसीज ये होता है कि हम आपकी फ़ाइल के अंदर गैप जितना कम से कम शो किया जा सकता है उतना किया जाए, और जितने बेस्ट टू बेस्ट हम ऑफिसर की मेंटालिटी को समझ सकते हैं, उनको किस तरीके से एप्लीकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि आपको सबसे फेवरेबल आउटकम दे सके। तो ये हम आरसीआईसीज का काम होता है। चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन हो, थर्ड टाइम रिजेक्शन हो, या इनफाइनाइट नंबर कोई भी अमाउंट ऑफ रिजेक्शन आपके पास हो, आज हम कोशिश करेंगे कि हम आप सबको इस बात के बारे में जितना ज़्यादा एजुकेट कर सके उतना कर सकें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट रीज़न। सो एसओपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आप या आपका एजेंट आईआरसीसी को प्रोवाइड करते हैं। इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आईआरसीसी को ये पता लगता है कि आपका इंटेंट कितना जेन्युइन है, और इंटेंट जेन्युइन तभी पता लग पाएगा जब आपकी एसओपी जो है वो बहुत वेल क्राफ्टेड है। अब एसओपी के बारे में मुझे कई सारे क्वेरीज आती है, कई स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, कई फेलो आरसीआईसीज मुझे पूछते हैं कि सर कैसे एक परफेक्ट एसओपी बनाई जा सकती है। एसओपी के बारे में मैं बहुत जल्दी अपने चैनल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो आप प्लीज़ उसको भी देखिएगा, आ जाएगी 1-2 हफ्ते के अंदर। तो वो काफ़ी हद तक आपको गाइड करेगी कैसे एक बहुत अच्छी एसओपी बनाई जा सकती है। फ़िलहाल हम थोड़ा सा एसओपी को टच कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बिग नोज़ एंड क्या आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए किन चीज़ों पे। तो सबसे पहली बात होती है कि आपको इमिग्रेशन रिलेटेड बात कोई भी एसओपी के अंदर नहीं करनी। आप ऑफिसर से बहुत हम्बली कम्युनिकेट कीजिए। आप बताइए उन्हें कि ये जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है ये क्यों आपके लिए सबसे बेस्ट है, और क्यों कनाडा आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। तो आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कनाडा के बारे में भी बताना होता है, एंड थोड़ा आपको इस कोर्स से रिलेटेड कितनी चांसेस आपके होम कंट्री के अंदर है, एक इस बात का ध्यान रखिए। इमिग्रेशन रिलेटेड कोई भी बात ना करी जाए, कोई पीआर पाथवे की बात मत कीजिए, कोई 20 वर्किंग आवर्स पर वीक का आप वो मत कीजिए। इंटेंट आपका हमेशा स्टडी का होना चाहिए वाइल द होल टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन, और जब तक आपका स्टडी परमिट कंप्लीट होके ख़त्म नहीं होता। कोर्स के साथ कनेक्ट शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर कोर्स के साथ कनेक्ट नहीं शो करेंगे तो ऑफिसर को ये नहीं समझ में आ पाएगा कि आप इतनी ज़्यादा कॉस्ट उठा के क्यों कनाडा पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, जब वो कोर्स आपसे कुछ रिलेट भी नहीं कर रहा है। अगर आप कोर्स लेट्स से अगर आप स्ट्रीम ही चेंज कर रहे हो कंप्लीट, लेट्स से यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड नाउ यू आर परसुइंग समथिंग इन बिजनेस बैकग्राउंड, ठीक है। सो बिजनेस बैकग्राउंड के अंदर अगर आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हो तो फिर आप इंक्लूड कर सकते हैं कि आपने कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हैंडल किया हो जिसके अंदर आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी शो कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ है जो आप एजुकेशन और अपने एक्सपीरियंस के साथ आप रिलेट कर सकें, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू वुड बी अप्रिशिएटेड फॉर पुटिंग इन योर एसओपी। इसके बाद आता है फाइनेंस का सेक्शन। फाइनेंस के सेक्शन के अंदर आपको एक अच्छा पैराग्राफ अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग आपको क्लियर करनी होती है अपने ऑफिसर के सामने, तो उन्हें ये दिखता है कि हाँ ये जो है एप्लीकेंट
ये अपनी पढ़ाई ख़त्म करेंगे, उसके बाद ये इजीली अपनी कंट्री वापस चले जाएंगे। इनके पास कुछ ऐसा नहीं है कि कनाडा को देख के ये थोड़ा सा भी ग्रीड आए, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट थिंग जो एसओपी के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे, आपके फ्यूचर प्लान्स। आपके फ्यूचर प्लान्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ तभी उसको रिलेट कर पाएगी ऑफिसर को कि क्यों ये इतनी कॉस्ट बियर करके यहाँ पर आके पढ़ना चाहते हैं, जब इनके वापस होम कंट्री जाने के बाद उस कोर्स का कोई भी सिग्निफिकेंस रह ही नहीं जाएगी। तो इस केस के अंदर आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है फ्यूचर प्लान। सो फ्यूचर प्लान अगर आपका वीक रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो स्टडी परमिट की एप्लीकेशन है वो ऑफिसर रिजेक्ट करके ही देगा। चलिए, अब ये सारी बात हम लोगों ने एसओपी के बारे में कर ली है। अब हम थोड़े से और रीजंस देखते हैं कि क्यों स्टडी परमिट जो है वो रिजेक्ट हो जाया करते हैं। एक बहुत सीरियस रीज़न होता है रिजेक्शन के पीछे, वो आपके होते हैं डॉक्यूमेंट्स की लिनियरिटी। कई बार ऐसा होता है, मैंने कई वीज़ास ऐसे रिजेक्ट होते हुए देखे हैं कि जिनके अंदर उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कुछ किए हैं, फॉर्म पे वो कोई और बात कर रहे हैं। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इन केसेस ऑफ स्टडी परमिट के केस के अंदर कई बारी जो है स्टूडेंट वो अपने मॉम डैड से एफिडेविट लेता है कि ये जो है ये हमें फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने वाले, तो उस एफिडेविट के अंदर उनकी पर्सनल नेटवर्थ लिखी हुई होती है, जो कि ऑफिसर को ये प्रूव करती है कि ये लोग काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है और ये लोग अपने कोर्स की फ़ीस वगैरह सारा कुछ वो कर सकते हैं पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने नेटवर्थ शो कर दी, बट नेटवर्थ शो करने के बाद आपने उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही ऐड नहीं करे, या फिर आपने जो है अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर अपने मॉम एंड डैड से पैसे आपने अपने अकाउंट के अंदर डलवा दिए एंड उसके बाद आपने स्टेटमेंट पे ये शो नहीं किया कि ये पैसे एक्चुअल में आए कहाँ से है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। नेम मिसमैच हो जाता है, कन्फ्लिक्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, कोई डेट्स कंफ्यूज करनी हो जाती है। ये चीज़ मैंने एसओपी के बाद आपको सबसे पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आप पे मिस रेप का 5 ईयर का बैन लग सकता है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस एक रीज़न है, एक ऐसा रिफ्यूज़ल का रीज़न है जो आपको अवॉइड, मतलब आपको कम्प्लीटली बैन कर सकता है 5 साल के लिए। आप कोई एप्लीकेशन, कोई वीज़ा, कुछ नहीं डाल सकते। तो इसे आप बहुत सीरियसली लीजिएगा। और इन केस अगर आपको कुछ फॉर्म्स या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, आप किसी बात में कंफ्यूज है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, अब सबसे कॉमन कंसर्न के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टैंडिंग। अब बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एसडीएस कैटेगरी में तो फाइनेंस इतना नहीं दिखाना पड़ता है, तो हम अकाउंट में कितनी मनी शो करें। देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आपको इतनी मनी अपने अकाउंट के अंदर शो करनी है या फिर आपको अपनी इतनी अर्निंग कैपेसिटी शो करनी है कि आपका पूरा का पूरा कैनेडियन एजुकेशन का जितना भी अमाउंट है वो पे ऑफ किया जा सके। ऑफिसर ये असेस करेंगे कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो कैसी है। अब मुझे पता है कि एसडीएस कैटेगरी के अंदर इतना फाइनेंस ना शो करना ये एजेंट के द्वारा बताई गई ही बातें हैं, बट मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि भले एसडीएस हो या फिर नॉन एसडीएस हो, दोनों है एक तरीके के टीआरवी, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा। और टीआरवी की जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग इतनी शो करनी पड़ती है कि हाँ, आप अपनी पढ़ाई या अपना जो भी आप विज़िट करने आ रहे हो, वर्क करने आ रहे हो, तो आप इतना पैसा शो करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है और आप उसके बाद इजीली अपना इन चीज़ों को ख़त्म करने के बाद अपना वापस आ सकते हो। अगर उन लोगों को मनी से एसडीएस के अंदर मैटर नहीं करता तो 1294 के अंदर वो ये नहीं पूछते कि आप अपने साथ कितना फ़ंड लेकर आ रहे हो, जो आप साथ में अपने सर्वाइवल के लिए लेकर आ रहे हो। अगेन, क्योंकि भले वो एसडीएस हो या फिर नॉन एसडीएस हो, दोनों है तो टीआरवी ही। अब यही फ़र्क आ जाता है एजेंट और आरसीआईसीज़ में। हम गाइड सही करते हैं और हमें ऑफिसर के कंसर्न्स एड्रेस करने आते हैं। That is why it is always better to consult an RCIC before even engaging into the application process. चलिए, अब नेक्स्ट रीज़न के बारे में बात करते हैं और ये बहुत पॉपुलर कंसर्न है। मेरे पास बहुत कॉल्स ऐसी आती हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स तो जेन्युइन होते हैं,
बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न उनकी एक्टिविटी की कॉन्टिन्यूटी में गैप डला पड़ा होता है। सो दे आर कंसर्न कि क्या गैप हमारी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कराने में कोई भी रोल प्ले कर सकता है। तो आज मैं उन्हें ये सबको, जिनके भी ये कंसर्न है, मैं उन सबको ये आंसर करना चाहता हूँ कि येस, गैप की वजह से स्टडी परमिट रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एज बैड एज इट साउंड्स, बट ये ट्रूथ है। अगर आपका गैप कहीं पे एक साल से कम का है तो दैट इज़, आप उसको डिस्कस कर सकते हो। ये बात हम ऑफिसर को समझा सकते कि क्यों वो इस गैप पे, हो सकता है आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की, या फिर आप कुछ और आपके डॉक्यूमेंटेशन किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ें दिखाई जा सकती है। अगर आपका गैप जो है वो कहीं पे भी एक साल के अंदर है तो इट विल बेयरली इम्पैक्ट योर एप्लीकेशन इन एनी मैनर। लेकिन अगर गैप इज़ एग्जिस्टिंग और वो एक ऐसे टाइम पर है जहाँ पर आपकी फ़ाइल भी अप्लाई हो रखी है और उससे काफ़ी टाइम पीछे तक का गैप है, तो ये वाले गैप जो है वो बहुत हार्मफुल होता है। एंड इस गैप के बारे में आपको बहुत सीरियसली कुछ सोचना चाहिए। आप हमसे बात कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं कि क्या क्या रीज़न डेवलप करे जा सकते हैं। आप फैमिली की बात कर सकते हैं कि फैमिली में कुछ इश्यूज़ थे तो उस वजह से, या आप कोई प्रिपरेशन कर रहे थे। बट एक साल से ऊपर गैप कहीं पे भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, एंड स्पेशली अगर वो आपके टाइम ऑफ एप्लीकेशन से जस्ट पहले है, तो आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा। गैप ना ही हो तो सबसे बेटर है, पर अगर हो भी तो भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके चांसेस एकदम ज़ीरो है। आप कांटेक्ट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए या किसी से भी कांटेक्ट कीजिए, एटलीस्ट डू समथिंग अबाउट दैट गैप। अब हम बात करते हैं एक सपोर्टिंग रीज़न के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, पर ये बहुत इंटीग्रल टॉपिक है। ये है फैमिली टाइज। और फैमिली टाइज के अंदर ये ऑफिसर को एक ऐसा पर्सपेक्टिव देती है कि अपार्ट फ्रॉम जॉब्स एंड एनी एक्सपीरियंसेस, आपके पास और भी कुछ चीज़ है जिनके लिए आप वापस जाओगे कनाडा को। तो अब इसके अंदर आप क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं? आप ऐसा इन्वॉल्व कर सकते हैं फैमिली टाइज के अंदर कि हाँ, आपके अगर लेट्स से अगर आपके यंगर सिबलिंग्स हैं तो यंगर सिबलिंग्स की शादी वगैरह की बात करी जा सकती है, आपकी खुद की शादी की बात कर सकते हो। अगर घर के अंदर एल्डरली पीपल है, दादा दादी नाना नानी, उनकी तबीयत का ध्यान रखने के लिए आप वापस आना चाहोगे, या फिर आप कोई अगर आपके फैमिली के अंदर कोई पर्सन है जो डिसेबल है या कुछ है, हल्की बहुत चोट कुछ लगी हुई है, तो आप उनकी केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोल सकते हो। तो ऑफिसर को इन सब चीज़ों से ये पता लगता है कि हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस जॉब्स एंड एवरीथिंग, आपके पास एक रीज़न और है जिसके लिए आप वापस आओगे। चलिए, अब हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ चुके हैं। अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप कि मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन से आपकी कुछ हेल्प हो पाई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब, और जो भी आपका फ्रेंड अगर कोई बहुत सून कनाडा के लिए जर्नी अंडरटेक या उसके लिए प्लानिंग भी कर रहा है तो प्लीज़ आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई बात अगर आपको इस वीडियो में नहीं समझ आई हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नीचे आप एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम उसके लिए जितनी जल्दी हो सकेंगे हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड आई थिंक दैट्स इट। Thank you so much for your time today, and I hope to see you guys again with an interesting video. So till then, Rab Rakha.